बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने इतलात का मुशीर क्यों लगाया है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ एक और बात, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की डॉक्ट्रिन छा गई है। उनकी सोच, जो उनका प्लान था, वो बहुत कामयाब रहा है और पूरी दुनिया अब उसको मान रही है। साथ ही उनके इस प्लान की वजह से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए हैं और अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है तारीख़ी है। तारीख़ में कभी भी अमेरिका की तरफ से इस तरह पिछाड़ा नहीं गया, इस तरह धो नहीं डाला गया भारत को, जिस तरह से हम इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। जो मजहबी आज़ादी के हवाले से अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है और ये भारत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसके पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आलमी मीडिया में कुछ अनासर, जो जाहिर है कि दुश्मन भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो क्यों जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब जिस तरह मिलकर काम कर रहे हैं, ये उनको क्यों खटक रहा है सब कुछ, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को ही क्यों चुना गया और इनके हवाले से क्या बातें अब हो रही हैं। पहली तो मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि सब लोग इसको सराह रहे हैं, हत्ता कि वो लोग भी जो हमेशा जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करनी है, वो लोग भी कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है और बहुत ज़बरदस्त वो काम कर चुके हैं और शायद उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता जो मीडिया को समझ सके और मीडिया के हवाले से काम कर सके। लेकिन एतराज़ वो अब भी ये करते हैं कि जी एक फ़ौजी अफसर को ही क्यों लिया गया, जो साबिक़ फ़ौजी अफसर है उसको नहीं लेना चाहिए था। ये तो कोई कह रहा है कि जी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ एक कदम है और इलेक्टेड लोगों को नहीं सामने लाया जा रहा। और कोई तो यहाँ तक कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जी ये तो एक कू हो गया है, ये लॉकडाउन लगाते लगाते सॉफ्ट लॉकडाउन की जगह सॉफ्ट कू लगा दिया गया है और इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन इस पर कोई शक व शुबे का इजहार नहीं कर रहा, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चंद अहम तरीन चीज़ें डिस्कस कर लो। एक तो वो कमांडर, सदर्न कमांड रहे हैं, जो इलाके के लिहाज से सबसे बड़ी कमांड आप उसको कह सकते हैं। DGISPR वो रहे और 4 साल तक रहे और वो दौर था, उस दौर में वो आए जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल, अपनी तारीख़ के एक जंगी लिहाज से देखें मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। दहशतगर्दी अपने रूज पर थी और फ़ौज की जो कुर्बानियाँ थीं, जो काम थे, वो उस तरह नहीं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में उनको बताया जा रहा था जो जब ये आसिम सलीम बाजवा साहब आए। जो उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया ने सराहा कि बिल्कुल पाकिस्तान किस तरह से ये जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और इन्होंने जिस तरह आज हम ISPR को देखते हैं कि एक ऐसा इदारा है जिसको दुनिया के ऐसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं दिफा पर, वो भी मान रहे हैं कि ये कमाल है ISPR का इदारा। तो उसका इस सतह पर आगाज़, इस लेवल का, क्योंकि पहले भी इदारा मौजूद था और ज़बरदस्त काम कर रहा था, लेकिन उसको इतनी पजीराई और इस लेवल तक लेके जाना, ये आसिम सलीम बाजवा साहब के दौर में शुरू हुआ था। फिर वो दौर भी आया कि दुश्मन मुल्क भारत ने भी माना कि जनाब ये ISPR ने हमें हरा दिया है। पहले वो ISI का तो कहते थे, पाक फ़ौज का तो कहते हैं, अब उन्होंने कहा जी ISPR के आगे भी हम बेबस हो गए हैं। ये भी हमें ज़हन में रखना है कि भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है जो अपने दिफा पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। सबसे ज़्यादा दुनिया के गरीब लोग किस मुल्क में रहते हैं? भारत में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहे पर खर्च कौन सा मुल्क कर रहा है? तीसरे नंबर पर वो भारत है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, इसके बावजूद पाकिस्तान के बजट और भारत के बजट में बहुत फ़र्क है, वो 8-10 गुना का फ़र्क है। तो उसके बावजूद ISPR का ये आप देखिए काम, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के दौर में शुरू हुआ। जनरल राहील शरीफ साहब का एक इमेज उस दौर में बड़ा ज़बरदस्त बना और पूरी दुनिया में जिस तरह दहशत के खिलाफ जंग थी, उसमें उनके इमेज बिल्डिंग में आसिम सलीम बाजवा साहब का बड़ा हाथ है। फिर कमर जावेद बाजवा साहब हों, जितने लोगों के साथ भी उन्होंने काम किया, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी काम किया, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के साथ इन्होंने काम किया, राहील शरीफ के साथ किया, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ किया। तो
इशफाक परवेज़ कियानी हों, परवेज़ मुशर्रफ हों, राहिल शरीफ हों, या कमर जावेद बाजवा साहब, सब ने देखा इनको कि ये बड़े बेहतरीन आदमी हैं। अब इमरान खान साहब शुरू में ही चाहते थे आने के बाद कि जो बेहतरीन लोग हैं उनको उनकी जगह पर लगाया जाए। आप देखिए मुईद यूसुफ आपको नज़र आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस तरह। ये उनके लिए ज़रूरी नहीं इमरान खान के लिए कि इलेक्टेड लोग ही हमने लगाने हैं, यानी जो इलेक्शन लड़के आए हों। अब हत्ता कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हर इदारे में, हर वजारत में एक थिंक टैंक बनाया जाएगा, और जो एक्सपर्ट तरीन लोग होंगे अपनी फील्ड के, उस फील्ड से जुड़े हुए, उस वजारत से जुड़े हुए, जिस तरह आप समझ लें कोई भी वजारत ख़जाना हो, दीगर जितनी भी वजारतें हैं उनमें, तो वहाँ पर अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट लोगों का एक थिंक टैंक बनाया जाए। अब जब फवाद चौधरी साहब आए, इमरान खान समझते थे कि हमने मीडिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर जाना है, और इसीलिए पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि जितनी इमरान खान साहब मीडिया के लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं शायद ही किसी ने इस तरह से की हों। मगर वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर नहीं पूरा उतरा जा रहा था, चाहे वो फवाद चौधरी हों, उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब भी थे, वो भी आपने देखा उनको भी हटाया गया। फिर डॉक्टर फिरदौस अशगवान साहिबा आई, इसीलिए कि इनको पहले भी इस वजारत इत्तलात का तजर्बा है, लेकिन वो भी उस तरह से काम ना कर सकी। इमरान खान साहब इनको हटाना बहुत पहले चाहते थे, लेकिन फिर धरने वाला मामला शुरू हो गया और फिर वक्त लिया गया। और ये आसिम सलीम बाजवा साहब का जिस तरह से काम देखा जाए, जो उनका हम माजी देखते हैं, उसको देखते हुए इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन हो, फैक्ट बेस्ड चीज़ें सामने लाई जाएं, और सिर्फ ये नहीं कि कोई पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है या एक सिर्फ हुकूमत की सतह पर कोई चीज़ सामने आ रही है, रियासत का बयानिया अब सामने आएगा कि किस तरह से लेकर आगे चलना है। और ये कि जिस तरह जो इदारे हैं वजारत इत्तलात के नीचे, जिनमें PTV को आप देख लें, अब वजारत इत्तलात में क्या खामखा भर्तियाँ करें, बस अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। एक डिसिप्लिन इदारा, एक बाकायदा उसको इदारा बनाना। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इदारे अगर मजबूत होंगे, इदारे हम बनाएंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। अब जिस तरह ISPR को उन्होंने देखा कि बिल्कुल एक और सतह पर चला गया आसिम सलीम बाजवा के आने के बाद, तो अब इसीलिए वो चाहते हैं कि PTV हो, बर्बाद करके रख दिया इतने बड़े इदारे को इतने सालों में, अब उसको भी एक मेरिट पर लाकर और एक प्रॉपर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो। जितने भी वजारत इत्तलात के नीचे इदारे आते हैं और वजारत इत्तलात खुद, वहाँ पर एक पूरा उसको एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया जाए जो मुस्तकबिल में भी एक बड़ा मुतहरिक और दुनिया में माना जाए। तो उसके लिए जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब बेहतरीन चॉइस थे। अब उनका अंदाज़ भी ज़ाहिर है एक आम सियासतदान से बिल्कुल फ़र्क होगा। अब वजारत इत्तलात जो है, अब पाकिस्तान का जोग्राफिया भी देखें, दुनिया के हालात देखें, अब ये जो वबा है इससे आप मुकाबला करने के लिए देखें ISI का किरदार आप देखें कि अब तो रिपोर्ट्स छप रही हैं कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई करने में मरीज़ों को किस किस को मिल चुके हैं, कितना अहम किरदार ISI अदा कर रही है। और ये पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में देखें, आप इसराइल में देखें, वो अपनी एजेंसियों से इस वबा के हवाले से काम ले रहे हैं, और ISI अब उसमें बहुत आगे आ गई है। तो उसका रोल हो वो समझना एक फ़ौजी के लिए, एक साबिक फ़ौजी अफसर के लिए निस्बतन ज़्यादा आसान है। फिर इंटरनेशनली आप देखें चीन पर अब कितना दबाव है, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो कह रहे हैं कि जी हमें रसाई दी जाए, उससे हालात ख़राब हो रहे हैं चीन के, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। अमेरिका कह रहा है हम हट जाने का दावा कर सकते हैं, और हम बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि जी इसको उस वक्त नहीं रोका गया पहले, और हमने से चीज़ें छुपाई गई, उस पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूद हैं चीन के सफीर, उन्होंने कहा है हम बायकॉट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़, और इस तरह से। तो मकसद कहने का ये है कि अब इन चीज़ों को भी समझना, इंटरनेशनली चीज़ों का इदराक होना, ये भी अब वजारत इत्तलात में इन चीज़ों की भी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो डॉक्ट्राइन छा गई है, कि एक तो आसिम सलीम बाजवा साहब के आते ही बड़ा काम ये हो गया कि सब लोग ही जो यानी कहते थे कि जनाब फ़ौज है, वो फ़ौज ऐसे, फ़ौज वैसे, वो भी कह रहे हैं कि इनसे बेहतर चॉइस नहीं थी। ये तो उनके आने से ही एक बहुत बड़ा काम ये हो गया कि वो लोग भी अब कह रहे हैं कि ये तो यानी कोई एक हुकूमत का या पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा, ये तो अब रियासत का मौक़िफ़ सामने आएगा, बयानिया सामने आएगा। और वो सब आसिम सलीम बाजवा साहब की ये तैनाती को सराहने लग गए हैं, और बड़ा अब बेहतर अब काम देखेंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, वीडियो का दौरान ही लंबा हो गया, कि कमर जावेद बाजवा साहब जब आए, उन्होंने ये करतारपुर हो,
फिर आपको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का आना, वो जब भी गले मिलना, और वो पूरे भारत में उसकी वजह से आग लग गई और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम करतारपुर को खोलना चाह रहे हैं, तो वो सारा काम हुआ। फिर अब सिख यूनिवर्सिटी है, और मजहबी आज़ादी का पहले भी पाकिस्तान में थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, लेकिन हो ये रहा था कि दहशतगर्दी की जो जंग थी उसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा नुकसान मज़ारात, मसाजिद, मुसलमानों को, और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी हुई है, 90% उसमें, या 90% ज़्यादा मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी था। तो वो रिलीजियस फ्रीडम वैसे ही मुल्क में आपको नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरी जंग एक जारी थी। तो खैर, कमर जावेद बाजवा साहब ने ये जो सोच लेकर आए, अब अमरीकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें पाकिस्तान को सराहा गया है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, मजहबी आज़ादी उनको हासिल है, और इन चीज़ों को मेंशन किया गया है, करतारपुर हो, सिख यूनिवर्सिटी हो, और मंदिरों के हवाले से उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है, और उनको जो बंद हो गए हुए थे उनको खोलने की बात। लेकिन भारत के हवाले से अमेरिका की तारीख़ में कभी इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई कि उन्होंने कहा कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में किया गया, जिस तरह उनसे वहाँ से जो उनको कवानीन कुछ खुद मुख्तारी देते थे वो छीने गए आर्टिकल 370 के तहत। फिर मुसलमानों का जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, सिटीजनशिप एक्ट जो लाया गया, मुसलमानों से शरीयत छीनी जा रही है, ये सब उसमें मेंशन किया गया है, और मजहबी आज़ादी भारत में छिनती चली जा रही है। ये आप देखें कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का दिखाया कि पाकिस्तान में किस तरह मजहबी आज़ादी है, और पाकिस्तान मुसलसल ये बात कह रहा था कि भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी है। अब अमेरिका की ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है UNCIRF की, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स US की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स एंड फ्रीडम की, कि भारत में मजहबी आज़ादी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वो ये कि भारत पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, माशी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, और लिहाजा आप देखिए कि अब भारत बड़ी मुश्किल में है कि उसका करीब तरीन एक इत्तेहादी कहा जाता है अमेरिका, वहाँ से ये रिपोर्ट आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट, जिसने भारत को हिला कर रख दिया है। लेकिन दुश्मन अपनी साजिश कर रहा है। मुख्तलिफ आलमी मीडिया में ये भी लिखा जा रहा है कि जनाब ये फ़ौज का किरदार बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। असल में जो एक अब इस तरह से सिविल मिलिट्री रिलेशंस जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये खटक रहे हैं, और ये बात आपको पहले ही मालूम है कि भारत की कई सैकड़ों वेबसाइट्स पकड़ी गई जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, वहाँ उनके जासूस पकड़े गए। अभी हाल ही में कनाडा में जासूस पकड़ा गया, वो भी यही काम कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पैसे लगाकर, पॉलिटिशियन को साथ मिलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें लगवाना, छपाना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनवाना, यही काम था। इसी तरह जर्मनी में भी पकड़े गए भारतीय जासूस। तो वो काम अब भी भारत की तरफ से जारी है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकतें हैं, वो भारत छुपा नहीं पा रहा। अब अमेरिका जैसे इत्तेहादी को भी वहाँ भी उसके खिलाफ रिपोर्ट्स छपने लग गई हैं, तो इस पर भी वो अब तिल मिला रहा है और परेशान हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।